नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकार और न्याय। स्वास्थ्य केवल एक जरूरत नहीं बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या हम अपने इन अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं? इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी मेहमान। हालांकि आप सभी इनसे परिचित है, लेकिन फिर भी इनका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर विधि संबरकर, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। डॉक्टर विधि संबरकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी। ये स्वास्थ्य अधिकार की परिभाषा क्या होती है, आसान शब्दों में बताएं, और इसे कानूनी दृष्टि से कैसे समझा जाता है? देखिए, स्वास्थ्य के अधिकार से मतलब है कि शारीरिक और मानसिक तौर पे एक ओवरऑल डेवलपमेंट और एक ओवरऑल कैपेसिटी एक पर्सन को मिलनी चाहिए। और जहाँ तक कानूनी दृष्टि की बात है तो भारत का संविधान जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करता है। ठीक है, महिला और बाल स्वास्थ्य अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने का क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो हम हमेशा से मानते हैं कि महिला और बच्चे ये हमारे समाज का ऐसा हिस्सा है जिन्हें हमें साथ लेकर चलने और उनको आगे बढ़ने का अवसर देने की बहुत ज़रूरत है। और इसी में स्वास्थ्य एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो भारत का संविधान इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए उपबंध करता है। और इसीलिए हम महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण बिंदु मानते हुए इस दिशा में काम करते हैं। ठीक है, मातृत्व लाभ अधिनियम महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण में किस तरह से मदद करता है? मातृत्व लाभ अधिनियम में सबसे पहले तो गर्भावस्था के दौरान लगभग 26 सप्ताह तक सवैतनिक मातृत्व अवकाश, गर्भपात या ऐसी ही किसी परिस्थिति के दौरान अवकाश और नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ मातृत्व ब्रेक या जिसको आप अवकाश कह सकते हैं, इस तरह की सुविधाएं इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध होती हैं। ठीक है, बाल स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कौन कौन से प्रमुख कानून मौजूद हैं? देखिए, जैसे हमने बात करी कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती, तो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, उनके लिए किसी तरह के आपराधिक प्रकरण में अगर वो हैं तो उस संबंध में उनके पूरी तरीके से उनकी बात सुनी जाना, उनको सुरक्षा देना, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बाल श्रम, उसके प्रतिषेध के लिए कानून का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अंतर है, और यदि हाँ तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अंतर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सेवाएं उपलब्ध होती हैं। हाँ, कमी आ जाती है जागरूकता की, क्योंकि हम कई बार स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती, हम अपने अधिकारों के बारे में उतना नहीं जानते हैं, तो इस स्तर पे अंतर आता है और इसको दूर हम जागरूकता के माध्यम से ही ला सकते हैं। ठीक है, किशोरियों के मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को कानूनी अधिकारों में शामिल करने की आवश्यकता क्यों है? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि एक याचिका दी गई थी जिसमें कहा गया था कि मासिक धर्म के दौरान होने वाली समस्याओं की वजह से कई किशोरियां जो हैं या तो अपने वर्किंग प्लेस पर नहीं जाती हैं या स्कूल छोड़ देती हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्णय के बाद, और ये जो भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार दिया गया है उसमें इसको एक विशेष रूप से उसका भाग बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान भी सही सुरक्षा और इसके बारे में जागरूकता किशोरियों को जरूर दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप कह सकते हैं ये सृष्टि के निर्माण से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगला सवाल, पर्यावरण प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके लिए कौन कौन से कानूनी संरक्षण मौजूद हैं? देखिए, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भारतीय संविधान में जो जीवन का अधिकार दिया गया है उसमें पर्यावरण सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और बच्चों के स्वास्थ्य जो है, बच्चे क्योंकि हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो उनको कानूनी सुरक्षा इस हेतु भारतीय न्यायपालिका भी काम करती है और हमारे भारत के संविधान में और हमारे विभिन्न कानूनों में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, सरकारी योजनाएं और नीतियां महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों को मजबूत करने में किस तरह से मदद कर रही हैं?
बहुत सारी सरकारी नीतियां जो हम देखते हैं, उससे एक तो सबसे पहले हम जागरूकता फैला रहे हैं समाज में। जी। दूसरा, कुछ ऐसी सुविधाएं जैसे मासिक धर्म के दौरान अवेयरनेस फैलाना, हाइजीन के बारे में लड़कियों को समझाना, जी। और फ्री पैड, इस तरह की सुविधाएं जो दी जाती हैं, उससे एक अच्छा स्वास्थ्य जो है हम समाज में ला सकते हैं। ठीक है। भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा के लिए आज हमें कौन कौन से कानूनी और सामाजिक कदम उठाने चाहिए? देखिए, सामाजिक कदम तो सबसे पहले हमें जागरूक होना चाहिए, चाहे हमारा मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य। कई बार हम मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हाशिए पर डाल देते हैं। हमें लगता है मानसिक स्वास्थ्य, पहले तो उसकी कहना चाहिए मान्यता ही नहीं होती, मानसिक स्वास्थ्य को हम कोई महत्व ही नहीं देते। बिल्कुल। तो अगर स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, दोनों ही चीज़ें अगर साथ साथ काम करेंगी, तो इसके लिए अगर हम जागरूकता जितनी पैदा कर सकें, उतना हम इसको अच्छे स्तर पर ले पाएंगे। बिल्कुल। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है ताकि वे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक बन सके? स्वास्थ्य जो है एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। आप परिवार में रहते हैं तो आप अपने साथ साथ परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इसमें आपके हाइजीनिक रहने के साथ साथ आप जो एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं, उसमें जो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो उसमें हमारा और बाकी सबका वातावरण जो है वो स्वच्छ होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विधि जी, आप यहाँ आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से हमें ये समझ में आया कि स्वास्थ्य अधिकार हर नागरिक का मूल अधिकार है और इसके प्रति जागरूक रहना हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।